मित्रों नमस्कार। हमने कल मोहम्मद अली के बारे में, पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू की थी और उसी सिलसिले में बहुत सारी बातें जो हैं वो जानकारी जो थी आपस में बांटी थी। और आज उसी सिलसिले की एक छोटी सी कड़ी और है, वो बड़ी दिलचस्प है, वो भी आपसे बांटने का मन कर रहा है। मित्रों, ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी विभाजन की, जो एक पूरी की पूरी तैयार की गई थी पटकथा, तो पटकथा लिखने का दायित्व लॉर्ड माउंटबेटन को मिला था। माउंटबेटन जब 22 मार्च 1947 को यहाँ पहुँचे थे पहली बार, और यहाँ पर उतरते ही उनको मालूम था कि उनके जो ब्रीफ उनको मिला है, उनको जो एक दायित्व मिला है, वो ये है कि इस देश को 2 हिस्सों में बांटना है। और बांटने के लिए उन्होंने इससे पहले उनको याद था कि इससे पहले वो सिर्फ एक बार एक सरकारी मेहमान के तौर पे यहाँ पर ज़रूर आए थे, क्योंकि माउंटबेटन आफ्टर ऑल उनका संबंध शाही घराने से भी रहा था, और शाही घराने से संबंधों के कारण वो किसी एक शाही दावत में हिस्सा लेने के लिए पहले एक बार आए थे। लेकिन बाकी यहाँ की राजनीति, यहाँ की ऐसी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इससे जुड़ने का उनको इसके पहले कभी मौका नहीं मिला था। 22 मार्च 1947 को आए और उन्होंने ये तय था, उनके ब्रीफ में तय था, उनके नियुक्ति पत्र में तय था कि जो मौखिक रूप से उनको बताया गया कि आपने 3-4 महीने में ये चीज़ें तय करनी हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार ये हमने वहाँ से निवृत्ति लेनी है, ब्रिटिश फ़ौजों की वहाँ से वापसी होनी है, और उसके बाद सारा का सारा सिलसिला 2 मुल्कों को आपस में बांटकर आप वापस आ जाएंगे। तो इसी बीच में एक शख्स और उभरा, वो एक कॉमनर था। अब वो शख्स ना तो राजनीतिज्ञ था, ना वो ICS अधिकारी था, ना ही वो कोई ऐसा जिसे कह सकते हैं कि कैम्ब्रिज में शिक्षा पाई हो, ऐसा भी नहीं था, ऑक्सफोर्ड में शिक्षा पाई हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। वो एक मामूली आदमी था। आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि एक मामूली आदमी जिसने कभी रेलवे की खदान में काम किया हो, एक राजमिस्त्री के रूप में काम किया हो, वो बंदा भारत पाक विभाजन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बड़ी अजीब एक, कई बार जो मुकद्दर है व्यक्ति का और व्यक्ति की जो कर्मठता है, कर्म और भाग्य दोनों जब मिलते हैं तो क्या गुल खिलते हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। वो शख्स है VP मेनन। VP मेनन का नाम तो अक्सर आपने सुना है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि शुरुआती ज़िंदगी में 12 बच्चों का परिवार था और सबसे बड़ा VP मेनन था। और उस 12 बच्चों के परिवार में गुजारा नहीं होता था। 2 जून की रोटी, 12 + 2 माँ बाप, 14 बंदों के लिए 2 जून की रोटी जुटाना उस परिवार के लिए मुमकिन नहीं था। और उस वक्त इनको राजमिस्त्री का भी काम करना पड़ा। उससे पहले मजदूरी से अपनी काम शुरू किया, फिर कोयला खान की एक मजदूरी मिली तो वहाँ भी श्रीमान जी करते रहे। साउथ इंडिया रेलवेज़ में, मुझे याद जहाँ तक आता है, साउथ इंडिया रेलवेज़ में ये एक मजदूरी, कोयला झोंकने वाले का काम, खलासी का काम करते थे, जिसे आप खलासी भी कहते हैं। उसके बाद वहाँ जब लगा कि बात नहीं बन रही, गुजारा नहीं हो रहा, तो बीच में कपास की दलाली का भी काम शुरू किया। अब कपास की दलाली में भी इनको लगा कि यहाँ भी कोई मुकद्दर साथ नहीं दे रहा, तो आखिर उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और काम करूँ जिसमें कुछ सही मानों में तनख्वाह तो मिल सके। बंदी बधाई। और श्रीमान जी ने 2-2 अपनी उंगलियों से टाइप करने का सलीका सीखा, टाइपराइटर की सीखा, उंगलियां अपनी, और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस इतनी कर गए कि, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो बहुत ज़्यादा थी, बात करने की ताकत थी, सिर पे पड़ी हुई थी। मजबूरियां बंदे को बहुत कुछ सिखाती हैं, तो वाक चातुर्य इस शख्स में गज़ब का था। और धीरे धीरे ये हुआ कि उनकी आगे जो एक अच्छे टाइपिस्ट के रूप में, अच्छी पकड़ के रूप में भाषा में उनकी आगे थोड़ा सा तरक्की होनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे वो कहीं वायसराय के जो विश्वस्तों की टोली थी वहाँ तक पहुँच गए एक स्टैनो के रूप में, और उसके बाद वायसराय की नज़रों में भी चढ़ गए श्रीमान जी। और एक बार माउंटबेटन ने तो कह दिया, भाई तय हो चुका है, पार्टीशन का जो ब्यौरा है, विवरण तय हो चुका है, और तुम्हें सिर्फ मैं लंच से डिनर तक का टाइम दे रहा हूँ, इसी बीच में तुम्हें सारी स्क्रिप्ट को टाइप करना है, रीटाइप करना है नए सिरे से। और उस शख्स ने अपनी फुर्ती दिखाई, और उसने लंच और डिनर के बीच के वक्त में इस देश के बंटवारे की पूरी स्क्रिप्ट को मित्रों टाइप कर डाला।
और माउंटबेटन बहुत ही इम्प्रेस हुआ उससे कि ये तो कमाल का बंदा है कि इसने आदेश को ऐसे माना। और मतलब हाशिए से ज़िंदगी शुरू हुई थी और मुख्य धारा में आकर ज़िंदगी चली गई। और ऐसा ही एक बार उन्होंने अपने एक लेक्चर में, मुझे याद आता है कि वीपी मेनन ने लेक्चर में एक में स्वीकार किया था कि एक बार मैं सरकारी नौकरी के सिलसिले में ही शिमला जा रहा था। शिमला समर कैपिटल थी अंग्रेज़ों की। तो दिल्ली वहाँ से अपना काम कुम करके उसके बाद वापस लौटा। दिल्ली लौटते लौटते मुझे पता चला कि मेरी तो जेब कट चुकी है और दिल्ली अभी स्टेशन नहीं आया था और मुझे बड़ी मुसीबत थी कि जेब कट चुकी है तो मैं कैसे घर तक पहुँचूँगा। और मैं बड़ा इधर उधर जेबें अपनी तलाश करूँ, लेकिन जेब तो कटी हुई थी। मैंने देखा कि वो तो खाली थी। और उस वक्त बेहद मैं सकुचाते हुए, मेरे पास एक बुज़ुर्ग सरदार जी बैठे थे, तो उनसे हम रास्ते में बातें करते आ रहे थे आपस में। मैंने बेहद संकोच के साथ उनको अपनी कटी हुई जेब दिखाई कि बुज़ुर्गवार मेरी तो जेब कट चुकी है और अगर हो सके तो मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं टैक्सी जो है वहाँ से हायर कर सकूँ और अपनी जगह पे पहुँच सकूँ। तो उसने पूछा, बुज़ुर्गवार ने, बोलो कितने चाहिए अजीज़ पैसे? तो उसने कहा मुझे 15 रुपये आप दे दीजिएगा और साथ में अपना एड्रेस ज़रूर दीजिएगा, जाते ही मैं इस रकम को भेज दूँगा। तो बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा 15 रुपये तो ले जाओ, मेरे पास हैं, लेकिन मुझसे एड्रेस मत मांगो क्योंकि मैं 15 रुपये तुमसे वापस नहीं लूँगा। और अगर तुम वापस करना ही चाहते हो तो एक काम करना, कभी ऐसे कोई मुसीबत ज़दा आदमी हो तो उसको 15 रुपये यार दे देना, समझो मेरा कर्जा ख़त्म हो गया। और उसके बाद उसने सारी बात अपनी बेटी को मैंने घर बाउंड के समझाई बुझाई। और उन दिनों वो बीमार भी, आखिरी दिनों में काफ़ी बीमार भी रहने लगे। बेटी के पास ही बेंगलोर में रहते थे। तो घर के दरवाज़े पर अचानक एक दस्तक बिछी और दस्तक देने वाला एक भिखारी था। तो मेनन की उम्र अब जिस मुकाम पर थी उसको लगता था कि ज़िंदगी पता नहीं कब चली जाए और कर्ज़ा सिर पे है। तो उसने उस बेटी को बुलाया कि मेरा पर्स लाओ। तो बेटी पर्स लाई, उसमें से 15 रुपये उसने निकाले कि ये 15 रुपये उस भिखारी को दे आओ। तो बेटी ने पूछा ये क्या है? तब उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि इस तरह से मैं समझता हूँ कि मैंने ये कर्ज़ जो है उतारना है और ये ज़रूर तुम दे आओ, अदा कराओ। तो ये ऐसे लोग थे मित्रों। और उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट भी टाइप मेनन ने खुद की सारी बात। और उसके बाद सरदार पटेल ने जिस तरह से सारे जो रियासतों के जो मुखिया थे उनको बीच में भारत में विलीन करने का सिलसिला शुरू किया, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मित्रों वीपी मेनन की रही। और मेनन पटेल के बिहाफ पर, अपने गृह मंत्री के बिहाफ पर, अपने गृह मंत्री की ओर से कई बार महाराजाओं से मिलते, उनको समझाते कि इसमें तुम्हारा भला है। और ये बाद में उन्होंने स्वयं ही 1950 में जब सरदार पटेल की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इनका मन उठ गया कि नहीं, मैं अब सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। और उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी, रिटायरमेंट ले ली। और रिटायरमेंट लेने के बाद एक किताब लिखी जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। वो बेहद एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है कि जैसे राजा महाराजाओं को किस तरह से मिलने के लिए प्रेरित और मजबूर किया गया। दोनों बातों, प्रेरणा भी दी गई, मजबूर भी किया गया, कहीं कहीं वो भी करना पड़ा। और ये सिर्फ ये सिद्ध ये हुआ कि इस बंदे का जो बौद्धिक स्तर है, इंटेलेक्चुअल जो लेवल है और जो वाक चातुर्य है, ये दो चीज़ें उसमें खासियतें थी। दोनों खासियतों को बूते उसने सारी जो 500 से ज़्यादा जो स्टेट्स थी, रियासतें थी, उनको भारत में विलीन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तो ये अब कहा जा सकता है कि ज़िंदगी कई बार ऐसे मोड़ भी दिखाती है, लेकिन उसके बावजूद आदमी को अपनी विनम्रता, शालीनता और कुछ एक ज़िंदगी में असूल उन पे कायम रहे तो आदमी को बहुत बड़ा नाम मिलता है और बहुत बड़ा मौका भी मिलता है। शुक्रिया दोस्तों।